तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, यह 9th क्लास का है। ठीक है ना। यदि आप 9th क्लास में हैं, बिहार बोर्ड के BSEB बोर्ड से हैं, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि इस क्लास को आप देख लेते हैं ना, तो आपको बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है, आप अपने किताब में देख लीजिए। ठीक है, उसमें दिया होगा कोशिका। तो हम लोग कोशिका को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कोशिका चैप्टर को अध्ययन करने वाले हैं। कोशिका। ठीक है, कोशिका जो प्रथम चैप्टर है, उसी को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। यदि आप 10th में भी हैं, तो भी आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को। प्रथम भाग को हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी हिंदी में कहा जाए तो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ठीक है, और इसका दूसरा जो भाग है वह बोटनी है। बोटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी का दो भाग है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अगर बायोलॉजी की जनक की बात की जाए, बायोलॉजी जनक, बायोलॉजी की जनक की बात की जाए तो अरस्तु। अरस्तु को हम बायोलॉजी के जनक माना जाता है। अरस्तु को बायोलॉजी के जनक माना जाता है। अगर कहे जूलॉजी का जनक, जूलॉजी का जनक, तो जूलॉजी का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को ही जूलॉजी का जनक माना जाता है। अगर हम कहें बोटनी का जनक, बोटनी का जनक, तो थियोफिस्टस को माना जाता है। थियोफेस्टस, फेस्टस। ठीक है, थियोफेस्टस को माना जाता है बोटनी का जनक। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान बोलते हैं और बोटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है और जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है और बोटनी का जनक थियोफेस्टस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम बायोलॉजी का मैंने मतलब यहाँ पे मैंने कुछ जो है कंसेप्ट वाला चीज को मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कोशिका। यदि आप 9th क्लास में हैं, तो फर्स्ट चैप्टर ही आपको कोशिका, ठीक है, देखने को मिल जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोशिका, ठीक है ना, जो कोशिकाओं का अध्ययन करता है। ठीक है ना, कोशिकाओं के विषय में जो अध्ययन करता है, उसे हम साइटो बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, जो कोशिकाओं के विषय में अध्ययन करता है। ठीक है, अध्ययन, उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिका क्या है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोशिका आखिर क्या है। ठीक है ना, हम क्या किए, अपने यहाँ शरीर से, ठीक है ना, यह अंग से हम एक टुकड़ा निकाल लिए। टुकड़ा को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, एकदम छोटा सा टुकड़ा है। अब यहाँ पे छोटा एकदम लिखेंगे तो यहाँ पे समझ मतलब दिखाई नहीं देगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले लिया। उसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे।
ठीक है ना। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे ना तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है। देखिए, कोशिका को हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, यानी कि खुली आंखों से देखेंगे ना तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। यह केवल हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है ना। कोशिका हम लोग को नहीं दिखाई देगा, नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। यहां तक समझ में आया। अगर कहा जाए कोशिका क्या है, ठीक है, तो प्रत्येक प्राणी का, ठीक है, प्रत्येक जीवधारियों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। हमारी पूरी शरीर जो है कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखिए, कोशिका क्या है फिर से हम एक बार बता देते हैं। कोशिका सभी जीव प्राणी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारी पूरी शरीर कोशिकाओं से बनी है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, कोशिका क्या है, तो कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। यहाँ तक हमने परिभाषा लिख दिया है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज, ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। तो कब किया था रॉबर्ट हुक ने? 1665 ईस्वी में। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो कोशिका को जो है रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम देखा था। ठीक है ना। लेकिन जिस समय रॉबर्ट हुक ने देखा तो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ठीक है। मृत कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ठीक इसके, ठीक है ना, ठीक इसके 9 साल बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लिवोन हुक ने किया। ठीक है। जीवित कोशिका की, ठीक है, लाइव यानी कि जीवित लाइव कोशिका की, लाइव कोशिका की खोज किसने किया? तो एंटोनी वन, एंटोनी एंटोनी वन लिवोन हुक, हॉक, एंटोनी वन लिवोन हॉक। ठीक है। लाइव कोशिका की खोज एंटोनी वन लिवोन हॉक। ठीक है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की 1674 ईस्वी में। कब किया? 1674 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे 1674 ईस्वी में इन्होंने लाइव कोशिका की खोज की। लेकिन जिस समय रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो इन्हें जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी।
रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया और एंटोनी वन लिवोन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी फादर ऑफ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बोर्ड के परीक्षा में ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग की अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है 12 आदमी का ऑमलेट जो है बन सकता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग लगभग लगभग 6 फीट 7 फीट होता है। 1.5 कुंटल 2 कुंटल के आसपास में एक शुतुरमुर्ग जो है पाया जाता है। तो उसका अंडा जो है इतने बड़का बड़का होता है। ठीक है, 12 आदमी जो है एक के साथ उसको खा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इंसानों की अगर बात की जाए ना, मानव शरीर की, ठीक है, अगर मानव की बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना, अगर मानव की बात की जाए तब, ये तो हो गया ऐसे, मतलब सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन अगर मानव की बात की जाए, मानव में, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो ओभम होता है। ठीक है ना, ओभम, यह स्त्रियों में पाई जाती है। ओभम समझ रहे हैं ना, अंडाणु। ठीक है, ओभम का हिंदी होता है अंडाणु। और सबसे, ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, हम ऐसे डॉट डॉट कर दे रहे हैं, स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म सबसे छोटी होता है, पुरुष में पाया जाता है। और स्पर्म समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, ये वाला हो गया अंडाणु। ओवम को हम बोलते हैं अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर बात की जाए सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना, ये तो सबसे बड़ी कोशिका हो गया, सबसे छोटी कोशिका हो गया, और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की होती है। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ब्रेन को बोल सकते हैं। ठीक है ना, ब्रेन की होती है तंत्रिका तंत्र, यानी कि ब्रेन, ब्रेन में जो कोशिका पाई जाती है ना वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, देखिए और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जैसे विभाजन कहा जाए तो अगर चोट लग जाए, यानी कि सिर पर अगर चोट लग जाता है किसी भी प्रकार से,
तो कोशिका वहाँ पे जो कोशिका पाई जाती है उसमें किसी भी प्रकार की विभाजन नहीं होता है। तो इसलिए चोट लगने पर मानव का जो है शीघ्र ही, ठीक है, मृत्यु हो जाता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे बाइक जो चलाते हैं तो अक्सर उनका एक्सीडेंट होता है। तो ज़्यादातर केस ऐसा होता है कि उनका मृत्यु सिर्फ और सिर्फ सिर पर चोट लगने के कारण ही होता है। ठीक है, इसीलिए जो है आप कभी भी बाइक चला रहे हो तो हेलमेट जो है पहनकर ही चलाएं, ठीक है, क्योंकि सिर पर चोट लगने पर शीघ्र ही व्यक्ति का मौत हो जाता है और कोशिका जो है वहाँ पर विभाजन नहीं होता है, जिनके कारण मृत्यु हो जाती है। कोशिका विभाजन क्या होता है हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, अभी आप लोग उसके लिए टेंशन ना लिए। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। कोशिका विभाजन क्या होता है, देखिए कोशिका विभाजन कहा जाए ना तो जैसे कि मैं एक थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा हम बता देते हैं ऐसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए घाव हो गया, कट गया, ठीक है, यहाँ पे गहरा निशान हो गया, कट गया, तो यहाँ पे जो है ये मतलब कटा हुआ है, जितना गड्ढा हुआ है, घाव हुआ है, तो उसको भर देगा। यहाँ आसपास की जो कोशिका है वो सबको क्या कर देगा, भर देगा, पूरी तरह से जैसा था वैसा ही कर देगा, है कि नहीं। तो वो कोशिका विभाजन से ही संभव हो पाया, नहीं तो घाव भरता नहीं, भरता ना। तो भरा क्यों, क्योंकि कोशिका विभाजन हुआ तब, ठीक है ना। तो वो कोशिका विभाजन कहलाता है, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हड्डी टूट गया मेरा हाथ का, तो हड्डी टूट गया, तो टूटा हुआ हड्डी कैसे जुड़ जाता है, कोशिका विभाजन होता है तब तो। अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो ये हड्डी मेरा टूटा हुआ है तो ऐसे ही लटका रहता, नहीं, ऐसे ही लटकते रहता नहीं। लेकिन कोशिका विभाजन होता है जिनके कारण से यह हड्डी जुट जाता है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कोशिका को अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, तो कोशिका के अंग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जंतु कोशिका को देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका को सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो जंतु कोशिका यहाँ पे समझ लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। एक मैंने मतलब ओवरव्यू दे रहे हैं केवल, इसका क्लास हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाहर जो है, इसके बाहर, ठीक है, यानी कि इसके मजबूती प्रदान करता है। इसके बाहर पाया जाता है क्या, एक पतली सी लेयर होती है, एक पतला सा परत होता है इसके बाहर बाहर, ठीक है। इसके बाहर बाहर एक पतला सा लेयर होता है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके मध्य में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है और सेंट्रोसोम पाया जाता है। देखिए फिर से बता देते हैं, ये हम क्या किए ना, ये देखिए हम क्या किए, ये अपने शरीर का, ठीक है,
अपने शरीर का छोटा सा अंग जो है टुकड़ा निकाल कर रखे और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा वो बता रहे हैं। तो उसमें जो है दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाहर एक झिल्ली परत लगी होगी। तो कोशिका के बाहर जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। एक परत इसके बचाव के लिए, देखिए, इसके बचाव के लिए जो है एक झिल्ली पाई जाती है पतली सी, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। और बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, और प्लास्टिड, यह सभी अवयव जो है पाए जाते हैं। देखिए, इनका फंक्शन जो है, इनका कार्य मैं अगली क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैंने केवल यहाँ बता दिया कि कौन कौन से कोशिका के अंग पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास जो है पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ अपना शेयर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।